हॅलो स्टुडंट्स, एजे एजू सोल्युशन या संपूर्णतः मराठीसाठी वाहिलेल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत. मी अजित सर. आज आपण इयत्ता 10वीतील अतिशय महत्त्वाच्या विषयावरती चर्चा करणार आहोत, ती म्हणजे निबंध लेखन. निबंध लेखन हा परीक्षेसाठी एकूण 8 गुणांसाठी विचारला जाणारा प्रश्न आहे. त्यामध्ये 3 प्रकारचे निबंध विचारले जातात. एक असतं प्रसंग लेखन, दुसरा आत्मकथन आणि तिसरं आहे वैचारिक लेखन. तर अशा प्रकारे 3 प्रकारांपैकी एक प्रकार आपल्याला निवडून त्यावर आधारित निबंध लिहावायचा असतो. तर आज आपण प्रसंग लेखन या प्रकारामध्ये कोरोना व्हायरस जागतिक आपत्ती हा निबंध पाहणार आहोत. तर सुरुवातीला तुम्हाला कृतीपत्रिका जी आपली असते, म्हणजेच आपला क्वेश्चन पेपर जो असतो, त्या क्वेश्चन पेपरमध्ये अशा प्रकारे एक कृती दिलेली असते आणि ती कृती सोडवा असं सांगितलेलं असतं. तो चलो देखते हैं कि क्या है इस कृति पत्रिका में. कृति पत्रिकामध्ये जे मध्यभागी तुम्हाला दिसते ते आहेत त्या निबंधाचं नाव म्हणजे विषय, त्यानंतर पार्श्वभूमी म्हणजे सुरुवात कुठे झाली, त्यानंतर कोरोनाची लक्षणे, प्रतिबंधात्मक उपाय, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, आरोग्य यावर झालेला परिणाम आणि शेवटी कोरोना व सद्यस्थिती. तर चला आपण मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये या निबंधाला समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. लक्षात ठेवा, स्पष्टीकरण करत असताना मी मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषांचा उपयोग करणार आहे, जे करून जे विद्यार्थी अमराठी आहेत त्यांनासुद्धा हा निबंध चांगल्या प्रकारे समजू शकेल. तो बच्चों शुरुआत करते हैं. मी आधी परिच्छेद वाचतो. पार्श्वभूमी म्हणजे सुरुवात कुठे झाली. कोरोना व्हायरस प्रथम 1960मध्ये मानवी शरीरात सापडले, परंतु 31 डिसेंबर 2019 रोजी याचा उद्रेक चीनमधील वुहान या शहरातून संपूर्ण जगात झाला. याला कोविड-19 असे नाव देण्यात आले. जागतिक आरोग्य संघटनेने WHO याने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन या संघटनेने कोरोना विषाणू आजाराला साथीचा आजार म्हणून घोषित केले आहे. विविध राष्ट्रांना मार्गदर्शक सूचना व उपाययोजना करण्याचे निर्देश तथा मदत जागतिक आरोग्य संगठना करत आहे. तो छात्रों, ये स्टार्टिंग में ही हमने देखा है कि उसकी पार्श्वभूमि यानी बैकग्राउंड क्या है. तो ये कोरोना जो वायरस है ये सबसे पहले 1960 में मानवी शरीरामध्ये यानी ह्यूमन बॉडी में पाया गया. वो लेकिन 31 दिसंबर 2019 में चीन के वुहान नाम के शहर से इसका ये जो वायरस है वो बड़े तेज़ी से पूरे दुनिया भर में फैल गया, जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है. उसका कोविड-19 ये साइंटिफिक नाम है. दूसरी बात ये है कि ये जब फैल गया तो इसने जागतिक महामारी का रूप ले लिया और यूनो के अंडर काम करने वाली जो संगठन है, यूनो यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो काम करने वाला संगठन है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने इस बीमारी को महामारी की बीमारी घोषित किया. और इतना ही नहीं, विभिन्न देशों को उन्होंने मदद की और इस महामारी को कंट्रोल में कैसे किया जाएगा इस संदर्भ में मार्गदर्शन और सूचनाएं भी की है. ठीक आहे विद्यार्थ्यांनो, तर ही झाली या निबंधाची पार्श्वभूमी. आता पुढे बघूया आपण लक्षणे काय आहेत. लक्षणे यानी सिम्पटम्स. कोरोना विषाणूची काही लक्षणे आहेत. ताप येणे, कोरडा खोकला, थकवा, चव व गंध न कळणे इत्यादी सामान्य लक्षणे आढळतात. तर छातीत दुखणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे इत्यादी गंभीर लक्षणे आढळून येतात. या आजाराच्या विषाणूंनी शरीरात प्रवेश केल्यानंतर 5 ते 6 दिवसात वरील लक्षणे दिसून येतात. तो बच्चों, जैसे ही इस बीमारी से जो पीड़ित व्यक्ति है उसमें कोई साधारण से लक्षण यानी ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे बुखार आना, खांसी, थकावट महसूस होना, टेस्ट लेस हो जाना यानी किसी भी प्रकार की टेस्ट जो है वो उसका
टेस्ट के बारे में कोई भी चीज़ या पदार्थ खाता है तो उसको वो जो है बिलकुल भी टेस्टलेस लगता है, त्यालाच मराठीत म्हणतात चव व गंध न कळणे. पण त्या उसके साथ ही बहुत ही डेंजरस ऐसे सिम्टम्स है. फॉर एग्जांपल छातीत दुखणे म्हणजे चेस्ट पेन, श्वास घेण्यास त्रास होणे. तर अशा वेळेला 5 ते 6 दिवसांमध्ये जेव्हा व्हायरसचं इन्फेक्शन होतं तो उसके बाद वो सिम्टम्स दिखाई देते हैं. तर अशा प्रकारे आपण लक्षणे लिहिलेली आहेत. त्यानंतर आपण पुढचा मुद्दा बघणार आहोत ते म्हणजे प्रतिबंधात्मक उपाय व योजना. उपाय यानी इसके लिए कौन से उपाय किए गए हैं. कोरोना व्हायरसपासून वाचवण्यासाठी किंवा यापासून संरक्षण करण्यासाठी आपण हात वारंवार स्वच्छ केले पाहिजेत. मास्क वापरणे, गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळणे, शारीरिक रोगप्रतिकारशक्ती वाढेल अशा प्रकारचे अन्न व पदार्थांचे सेवन करणे, योग्य व्यायाम आणि आवश्यकता असल्यास वैद्यकीय सल्ला घेतल्यावर या रोगावर मात करता येते. वृद्ध व लहान मुले यांची विशेष काळजी घ्यावी. त्याचबरोबर ज्यांना विविध आजार आहेत अशा व्यक्तींनी घरातच राहावे व आवश्यकता भासल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. तो छात्रों, बेसिकली हमको ये इसके उपायों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है, तो ये भी हमारा एक मुद्दा हो जाएगा. और इसमें हमने ये लिखा है कि इससे बचाव करने के कौन से उपाय हैं. तो आसान तरीका ये है कि हमारे हाथों को बार बार धोना है, मास्क पहनना है, रश यानी जहाँ पे भीड़ है ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है. और सबसे अहम बात यह है कि हमारी जो इम्यूनिटी पावर बढ़े इसके लिए जो बैलेंस डाइट है वो हमें खाना है. उसके साथ ही साथ एक्सरसाइज करनी है और ज़रूरत होने पर डॉक्टर का एडवाइस लेनी है, खुद इलाज नहीं करना है. और सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उम्रदार लोग हैं यानी जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो ओल्ड पीपल है और छोटे बच्चे हैं, उनकी ज़्यादा विशेष रूप से हमें देखभाल करनी चाहिए. ऐसे लोगों को घर के बाहर ही नहीं भेजना है और ज़रूरत होने पर डॉक्टर्स की ॲडवाइस लेनी है. तर ही झाली आपली प्रतिबंधात्मक उपाय योजना. यानंतर आपण बघूया कोरोनाचा मानवी जीवनावर झालेला परिणाम. तर या मुद्द्यामध्ये सुद्धा मुलांनो आपण समजून घेणार आहोत की कोरोनामुळे सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकॉनॉमिकल, शैक्षणिक, एजुकेशनली आणि आरोग्य यानी हेल्थ के ऊपर कौन सा असर हुआ है. कोरोना व्हायरसमुळे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य या सर्व क्षेत्रावर प्रतिकूल म्हणजेच वाईट परिणाम झालेला आहे. टाळेबंदीमुळे म्हणजे लॉकडाऊनमुळे सगळे जग स्तब्ध झाले होते. त्यामुळे आर्थिक घडी विस्कटली असून रोजगार बुडालेला आहे. हातावर पोट असणाऱ्यांची उपासमार झाली. मोठ्या प्रमाणात बेकारी निर्माण झाली. आरोग्य सुविधांवर ताण पडला. भारतासारख्या सर्वाधिक लोकसंख्या असणाऱ्या देशात आरोग्य सुविधांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. त्याचबरोबर शिक्षण क्षेत्रावरही वाईट परिणाम झालेला दिसून येतो. तो बच्चों, अभी इसके अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्र जो है यानी सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली एंड हेल्थ वाइज क्या परिणाम हुए हैं, उन परिणामों को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. ये इसमें हमने ये बताया है कि जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन होने के कारण सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य इन सभी क्षेत्रों पर असर हुआ और जिसके कारण ज़्यादा पैमाने पे हमारा जो रोज़गार है, रोज़गार यानी एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट डूब गया. जो लोग डेली वेजेस पे काम करने वाले थे उनकी भूखमरी के कारण उनकी बहुत ही उनको परेशानी का सामना करना पड़ा. बहुत ज़्यादा पैमाने पर बेकारी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई क्योंकि पूरा लॉकडाउन था, सभी बंद था, प्रोडक्शन ही बंद था. तो प्रोडक्शन अगर बंद होता है तो काम करने वाले वर्कर्स को भी काम कहाँ से मिले. ऐसे हालात में भारत जैसे सर्वाधिक जनसंख्या जिस देश में है उस देश में आरोग्य यानी हेल्थ और रोज़गार आदि की बहुत ही गंभीर समस्याएं निर्माण हो गई है. उसी के साथ त्याचबरोबर शिक्षण क्षेत्रावरही वाईट परिणाम झालेला दिसून येतो. ग्रामीण व दुर्गम भागातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहिली.
शहरी भागात ऑनलाईन शिक्षण सुरू होते, परंतु त्यात सुसूत्रता नव्हती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करावे, हा एक प्रश्न निर्माण झालेला है। तो बच्चों, हमने देखा ये पूरे 7 से 8 महीने के दौरान पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम था वो सर्वाधिक प्रॉब्लम यानी सबसे ज़्यादा असर जो है वो ग्रामीण इलाके में यानी रूरल एरिया में हुआ। वहाँ पे एजुकेशन बच्चों को मिला ही नहीं, और शहरी इलाके में जो एजुकेशन मिला तो वो सब ऑनलाइन हो रहा था। तो ऑनलाइन जब होता है तो उसमें कोई सुसूत्रता यानी सीक्वेंस नहीं था। जिन्हें मिल रहा था उन्हें मिल रहा था, सभी को मिल रहा था, ये ऐसा कोई भी डेटा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं था। तो ऐसे हालात में इन बच्चों का मूल्यमापन यानी उनको एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कैसे भेजा जाए, ये एक गंभीर सवाल निर्माण हुआ है। असे असले तरी डॉक्टर, पोलीस, आरोग्य सेवेतील तसेच सफाई कर्मचारी या सर्वांनी जीवाची पर्वा न करता ते सेवा देत होते। त्याचबरोबर विविध सामाजिक संस्था या साथीच्या आजारात अनेक गरजूंना मदत करताना दिसून आल्या। तो ऐसे होने के बावजूद भी बच्चों, एक बहुत ही आशादायी चित्र ये था कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स, पुलिस एंड हेल्थ वर्कर्स जो थे और सफाई कर्मचारी जो थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मदद की, अपनी ड्यूटी जो है ड्यूटी पूरी की, और साथ ही साथ अलग अलग जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने भी जो नीडी पीपल है उनकी सहायता करते हुए दिखाई दी। आता आपण अंतिम भाग बघणार आहोत, तो म्हणजे कोरोना व सद्यस्थिती, यानी कोरोना और नाउ डेज क्या सिच्युएशन आहे वो। तर जगातील सुमारे 219 देशांमध्ये कोरोना व्हायरसमुळे हाहाकार माजलेला आहे। यातून काही देश आता सावरत आहेत। संक्रमित व्यक्तींची संख्या व मृत्यू पडलेल्या लोकांची संख्या आता कमी होताना दिसून येत आहे। अद्यापही कोरोनावर प्रभावी औषध किंवा लस निर्माण झाली नसून संपूर्ण जगातील आरोग्य यंत्रणा या रोगाचे उच्चाटन करण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत। ही एक आशादायी बाब असून कोरोनाला न घाबरता योग्य ती काळजी घेतली तर आपण या आजारावर नक्कीच मात करू। तो बच्चों, आज के हालात ऐसे हैं कि लगभग 219 देशों में कोरोना महामारी जो है वो फैल चुकी है। फिर भी कुछ देश जो है वो अभी इस बीमारी से निजात पा रहे हैं, क्योंकि जो इन्फेक्टेड पीपल है और जो डेथ रेट था वो अभी कम होते होते दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ भले ही कोरोना के ऊपर कोई इफ़ेक्टिव ऐसी कोई दवा नहीं निर्माण हुई है या कोई वैक्सीन नहीं निकला है, फिर भी दुनिया भर की सभी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इस बीमारी का उच्चाटन यानी इस बीमारी को या हद्दपार करण्यासाठी काय करत आहेत, लस शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत। आणि ही एक खरंच खूप आशादायी अशी बाब आहे। यानी ये बहुत ही एक दिलासा देने वाली एक बात है। सबसे पहले एक बात यह है कि इससे हमें डरना नहीं है। अगर प्रिकॉशन लेकर हम हमारा जो डे टू डे काम करें तो जल्द ही हम इस बीमारी से दूर बीमारी को भगाने में कामयाब हो जाएंगे। तर अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांनो, कोरोना व्हायरस जागतिक समस्या या विषयावर आज आपण हा निबंध पाहिलेला आहे। आणि या निबंधाला परीक्षेमध्ये तुम्हाला 120 ते 150 शब्दांमध्ये लिहायला सांगितलं जातं। आय होप की तुम्हाला हा निबंध कळला असेलच। मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। कोरोनाच्या संदर्भात तुम्हाला ही माहिती नक्कीच उपयुक्त ठरेल। यामध्ये थोडेफार बदल करून तुम्ही देखील निबंध लिहून उत्तम गुण मिळवू शकता। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो।